हेलो एंड वेलकम। हमारे चैनल फिज़िक्स फाइल में आपका स्वागत है। इस चैनल का मोटो है फिज़िक्स स्टूडेंट्स के लिए इजी, फन और इंटरेस्टिंग बनाना, कंसेप्ट्स को एज अ होल प्रेजेंट करना ताकि कंसेप्ट के एप्लीकेशन में आसानी हो सके। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। आज उस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या क्या डिस्कस किया गया था? स्टेटमेंट, फॉर्मूला, लिमिटेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप। नाउ आज हमें डिस्कस करना है कुछ न्यूमेरिकल्स और एक छोटा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये जो दोनों फार्मूला है, ये है कूलम्स फोर्स का फार्मूला K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर) और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। देखने में ये दोनों एनालॉगस हैं, सेम है, और ऑफकोर्स सेम होंगे क्योंकि ये जो फार्मूला है कूलम्स फोर्स का, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से इंस्पायर्ड है, इस फार्मूला से इंस्पायर्ड है। दैट इज वाई दे लुक एनालॉगस और सेम। सो लेट्स सी इन दोनों में सबसे पहले देखते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या है। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? तो फर्स्ट, इन दोनों में ही फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है उस प्रॉपर्टी के या उस क्वांटिटी के, उस एंटिटी के जो ये फोर्स कॉज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉज कौन है? चार्ज। कौन कॉज करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? चार्ज। और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन कॉज करता है? मास। सो हियर फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। सेकेंड सिमिलरिटीज है बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों ही ये जो फोर्सेस हैं ये कैसे हैं? बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेम थिंग, दिस आल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। देयरफॉर क्या होगा यहाँ? फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। नाउ थर्ड, ये दोनों क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। दोनों क्या हैं? एक्शन एट डिस्टेंस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं और साथ ही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, ये क्या होंगे? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। क्या होंगे? लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ये दोनों ही फोर्सेस क्या हैं? लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। ना कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंस भी हैं दोनों में। क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, राइट? मतलब दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अगर हम मीडियम चेंज कर देते हैं, एयर या वैक्यूम के बजाय हम कोई और मीडियम जैसे वाटर या ग्लास या पेपर, कोई भी और मीडियम हम अगर लेते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है? चेंज होता है। लेकिन सेम थिंग ग्रेविटेशनल फोर्स पे अप्लाई नहीं होता। मतलब यहाँ जो कॉन्स्टेंट है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। जी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। नेक्स्ट डिफरेंस है कूलम फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। कूलम फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। नाउ नेक्स्ट, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg लिख देती हूँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ। सेवेंथ, इट इज वीकर देन Fe। इलेक्ट्रिक फोर्स कह लीजिए, कूलम फोर्स कह लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लीजिए। ठीक है, कितना वीक या स्ट्रॉन्ग होता है? तो सी, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच का, लाइक टेक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इसे कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रख दीजिए जिसे हम r कहेंगे। तो जब आप कूलम्स फोर्स कैलकुलेट करेंगे और सेम सेटअप में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यू विल सी कूलम फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना स्ट्रॉन्ग है? 10⁻36 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ कूलम्स लॉ। अभी तक हमने देखा है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, देन फोर्स Q1 Q2 पर कितना एक्सर्ट करेगा एंड Q2 Q1 पर कितना एक्सर्ट करेगा। और अगर ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अगर ये दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, तो हमें ये भी पता है कि F12 इक्वल टू माइनस F21। मीन्स ये न्यूटन्स लॉ भी ओबे करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे करता है कूलम्स लॉ। ओके, और एक चीज़ है, अगर ये दो चार्जेस है, दो चार्जेस पे फोर्स एक्ट हो रहा है और हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं यूजिंग कूलम्स फोर्स और कूलम्स लॉ इक्वेशन। लेकिन अगर यहाँ कुछ और चार्जेस प्लेस कर दिए जाएं, लाइक Q3 Q4 Q5, तो क्या होगा? तो सिस्टम पे नेट चार्ज क्या होगा? या ये Q1 चार्ज है, इस पर टोटल नेट चार्ज कितना लगेगा? ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन लॉ ऑफ सुपरपोजिशन देखने से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं कूलम्स लॉ पे, यानी टू चार्ज सेटअप पे। टू चार्ज बॉडीज़ हैं और इस सिचुएशन में क्या अलग अलग प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वी विल सी लॉ ऑफ सुपरपोजिशन।
First question है what is force between two metal spheres having charges of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed at a distance 30 centimeter apart in air. Okay. So कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं करना है. सेकेंड थिंग, गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज राइट गिवन, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है. सी, हमें Q1 दिया गया है 2 इंटू 10 raised to power minus 7 कूलम. तो दूसरा चार्ज बॉडी है उस पर चार्ज है 3 इंटू 10 raised to power minus 7 कूलम. थर्ड इन्फॉर्मेशन है हमारी सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर. अगेन ये SI यूनिट में नहीं है, जो भी क्वांटिटीज SI यूनिट में नहीं होंगी उन्हें हमें सबसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है. तो 30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर्स. ना फोर्थ इन्फॉर्मेशन है हमारी कि मीडियम क्या है, एयर है, यानी हमारा जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं SI यूनिट्स में 9 इंटू 10 raised to power 9. राइट. ओके, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है. आप सिर्फ फोर्स के फॉर्मूले में सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. NCERT का क्वेश्चन है. लेट्स सी, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 raised to power 9. अगेन सेकेंड थिंग इज Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 raised to power minus 7 कूलम. Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 raised to power minus 7 कूलम. अगेन चलिए यहाँ कूलम कट कर देते हैं, फिलहाल हम यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं ना. R की वैल्यू है 0.3 मीटर और उसका स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 9 इंटू ये 2 और मल्टीप्लाइड बाई 3 6, और ये हो जाएगा माइनस 10 raised to power minus 7 इंटू 10 raised to power minus 7, दैट इज 10 raised to power minus 14 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to power plus 9 मीन्स माइनस 14 प्लस 9. तो ये कितना हो जाएगा 10 raised to power minus 5. ओके, यहाँ हो जाएगा 0.09, या इसे ही हम कह सकते हैं 9 इंटू 10 raised to power minus 2. ये -2 जब ऊपर जाएगा, ये माइनस, इसे आप लिखिए 10 raised to power minus 2 इंटू 6 इंटू 10 raised to power minus 5. ये -2 जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 9 कैंसिल, ये हो गया 6 इंटू 10 raised to power minus 5 प्लस 2 दैट इज -3 न्यूटन, या इसे ही आप लिख सकते हैं 0.006 न्यूटन. ये हो गया आपका वैल्यू. अगेन वन मोर थिंग, जब आप फाइनल क्वांटिटी लिखते हैं, सबसे पहला बोर्ड के लिए खास, जब आप ये गिवन लिखते हैं तो इसके साथ SI यूनिट लिखना नेसेसरी है, एसेंशियल है. इसके लिए भी चलिए लिख ही लेते हैं. SI यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर. ओके ओके, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है. और लास्ट जब आप आंसर लिखते हैं, कोई भी चीज़ जब कैलकुलेट करते हैं कोई भी क्वांटिटी, तो उसका SI यूनिट भी साथ में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. चलिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, ये जब आप बार बार रिपीट प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रॉब्लम्स की, तो अपने आप एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा. तो जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आपको बार बार स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड आप इजीली मेंटल मैथमेटिक्स जैसे हम कहते हैं कर सकते हैं आराम से. अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे वैसे वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहेंगे तो हो जाएगा. कोई इतना पैनिक होने वाली बात नहीं है. जनरली ये तो बहुत इजी वाला प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे आगे कंसेप्ट्स का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी हार्ड आएंगे, तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पैनिक होने लगते हैं. और एक ये बहुत कॉमन सा कहें कि प्रॉब्लम कहें या कॉमन सा कंसर्न होता है कि कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं. इसके 2 रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट, आप सही में कंसेप्ट नहीं समझे हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर हार्ड है तो उसमें 2 आपको स्किल चाहिए. एक तो कंसेप्ट अप्लाई करना, तो कंसेप्ट के अराउंड का अगर आपको एनवायरनमेंट पता है, यानी कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझते हैं, तो ऑफकोर्स आप कंसेप्ट अप्लाई कर पाते हो. तो जो कंसेप्ट अप्लाई कर पाते हैं अच्छे से, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है मैथमेटिकल स्किल जो नीडेड है वो उनके पास नहीं होते हैं, उतने डेवलप नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टाइम होता है वो किल होता है. मतलब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, उसमें टाइम कम होता है आपके पास, राइट. आपको कम टाइम में कैलकुलेशंस करनी होती है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है. इसके लिए वेक्टर्स अच्छे होने चाहिए और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का नॉलेज, एंगल फॉर्मूले, रेशोज़ और चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे बताते जाएंगे. लेकिन अब आपकी जो 12th की फिजिक्स है, एटलीस्ट पार्ट 1 जो है आपका बुक का, उसके लिए आपका वेक्टर जो है, वेक्टर की आप अच्छी प्रैक्टिस रखिए. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन. अब यहाँ गिवन देख लेते हैं हम. गिवन क्या क्या है देखिए, हमें फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन. Q1 दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम. अगेन माइक्रो इज 10 raised to power minus 6, सो देयरफॉर हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.4 इंटू 10 raised to power minus 6 कूलम. ओके, अगेन Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, हम इसे लिख सकते हैं माइनस 0.8 इंटू 10 raised to power minus 6 कूलम. ओके, हमें फाइंड करना है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दैट इज आर, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. फाइन, अब हम इसे पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. हमें फाइंड करना है आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन F.
पुट कर लीजिए वैल्यूज़ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अगेन अपॉन फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। यहाँ देख लेते हैं 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 इंटू 10⁻+9 ये कितना हो गया 10⁻³ माइनस। ओके अब क्या रहा है 0.4 इंटू 0.8 अपॉन 0.2 और ये है r²। अगेन ये हो जाएगा 4 और हमें मिल जाएगा 9 इंटू 10⁻³ इंटू अभी 0.4 को क्या हम 4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं राइट। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻1। ऐसा क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। ओके फाइन नीचे 1 रह जाएगा सिर्फ। अब ये है r²। अगर हमें r कैलकुलेट करना है तो हमें इस क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा राइट। 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1 विल बी 10⁻4 इंटू 4 इंटू 4 सी इजी। 9 का स्क्वायर रूट 3 10⁻⁻4 का 10⁻2 और 4 इंटू 4 की जगह पे हम एक बार स्क्वायर रूट के बाहर 4 लिख सकते हैं एंड दिस इज 3 इंटू 4 12 इंटू 10⁻2 दैट विल बी 0.12 मीटर राइट। सो सेपरेशन कितना होगा 0.12 मीटर और 12 सेंटीमीटर। इजी। नाउ लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने शायद ऑनलाइन लिया है। Listen, two identical metal spheres possess plus 60 coulomb and minus 20 coulomb of charges. They are brought in contact and then separated by 10 centimeter. The force between them is. Again, this is an easy question. लेकिन हाँ यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। अपने कूलम्स फोर्स का लेक्चर कितने ध्यान से सुना है ये यहाँ टेस्ट हो जाएगा राइट। लेट्स सी। सो गेस करने की कोशिश कीजिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये यहाँ ट्रिक क्या है राइट। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन और इतना बड़ा भी कोई ट्रिक नहीं है, एक छोटा सा पॉइंट है बस। और अगर हिंट देना चाहे तो कूलम ने ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है राइट। कूलम्स फोर्स क्या है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, यानी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या किया गया इसे डिराइव किया गया। और ऐसा भी होता है कई बार कि मैथमेटिकल इक्वेशंस या यूँ कहें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेस पे प्रेडिक्शंस की जाती हैं, लॉ दी जाती हैं कि ये जो लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर लॉ दिया गया है कूलम्स लॉ राइट। और उसमें उन्होंने इसी अजम्पशन का इस्तेमाल किया था जो हमें यहाँ करना है। क्या है सी टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स पोजेस प्लस 60 कूलम एंड माइनस 20 कूलम चार्ज राइट। तो ये दो मेटल स्फीयर्स हैं, इन्हें पहले कांटेक्ट में लाया गया। इसके पास है चार्ज प्लस 60 कूलम, इसके पास है माइनस 20 कूलम। पहले इन्हें कांटेक्ट में लाया गया एंड देन सेपरेट किया गया बाय 10 सेंटीमीटर राइट। सो इसे सेपरेट किया गया बाद में बाय 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर और 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके 0.1 मीटर फाइन। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कांटेक्ट में आने के बाद जब इन्हें सेपरेट किया गया तब इन दोनों बॉडीज़ पे क्या चार्जेस थे राइट। इन दोनों बॉडीज़ पे क्या चार्जेस थे। ये जो दोनों स्फीयर हैं आइडेंटिकल स्फीयर है, यानी इसका जो साइज़ कह लीजिए मास कह लीजिए सेम होगा, यानी दोनों सेम टाइप के दो स्फीयर हैं। ओके ना देखिए जब इन्हें कॉन्टैक्ट में लाया गया तो हमें पता है कि जब दो कंडक्टिंग बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो जो भी चार्जेस होंगी वो क्या हो जाती हैं हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी पे राइट। यानी अगर इसके पास 2Q चार्ज है, इसके पास 4Q चार्ज है, कांटेक्ट में लाया गया और जब इन्हें सेपरेट किया जाएगा तो दोनों बॉडीज़ के पास चार्ज कितना होगा 3Q एंड 3Q है। 4 + 2 टोटल 6Q चार्ज और ये दोनों क्या हो गया इक्वली दोनों बॉडीज़ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यही चीज़ हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे और यही चीज़ अगर आपने लेक्चर पूरा देखा होगा तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जब हमने एक्सप्लेन किया था तो वहाँ एक्सप्लेन किया था कि यही चीज़ कूलम ने भी इसी अजम्पशन का कह लीजिए इसी चार्ज की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। ओके इतना प्लस 60 कूलम है, यहाँ माइनस 60 कूलम है, टोटल चार्ज है 60 माइनस 20। यहाँ हम माइनस नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली ये दोनों चार्जेस हम ऐड कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि ये प्लस 60 चार्ज है या माइनस 20 चार्ज है। अब मैंने लास्ट का जो प्रॉब्लम था उसमें माइनस 0.8 माइक्रोकूलम चार्ज था, उसे मैंने माइनस नहीं लिया था, डायरेक्टली 0.8 माइक्रोकूलम लिख दिया था। लेकिन यहाँ हम माइनस चार्ज को माइनस कंसिडर कर रहे हैं राइट। क्यों ये क्वेश्चन है। सो 6 माइनस 20 इज 40/2। तो दोनों पे कितना चार्ज होगा 20 कूलम भाई। सो सी यहाँ माइनस 20 कूलम चार्ज है। ओके सो माइनस 20 कूलम में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 20 कूलम को 1.6 × 10⁻⁻19 यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कह लेती हूँ कि ये कितना है माइनस 20 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, माइनस 20 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हैं। अगेन मैं कूलम नहीं कह रही हूँ, मैं माइनस 20 यूनिट कह रही हूँ ठीक है। यानी यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है। ओके यहाँ है
60 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या मतलब यहाँ 60 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ क्या है 60 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो समझने का एक तरीका ये भी है कि ये जो 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है ये क्या करेंगे, ये 60, यहाँ पे 60 वैकेंसी है तो 20 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जाके वैकेंसी कंप्लीट कर देंगे। तो चार्ज कितना बच जाएगा, 40 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये जो 40 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा, इन दोनों बॉडीज़ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके पास आ गया 20 कूलम चार्ज और इसके पास भी आ गया 20 कूलम चार्ज। सेपरेशन है 0.1 मीटर। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस फोर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए और क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। इजी ट्रिक बस इतनी सी थी कि आपने क्या कूलम्स लॉ का लेक्चर ध्यान से सुना था। इजी राइट। सो इट इज़ 20 कूलम, अगेन दिस इज 20 कूलम एंड r स्क्वायर 0.1 स्क्वायर। फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। अगेन 0.1 इंटू 0.1 इज 0.01 राइट। और इसे ही आप क्या कह सकते हैं, इसे हम 9 इंटू 10⁻9 इंटू 400 इंटू, अब इसे हम 10⁻⁻1 स्क्वायर कह सकते हैं, जो कि हो जाएगा 10⁻⁻2। और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+2, मतलब ये हो गया 9 4 36 100 इंटू 10⁻11। इसे ही हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻14 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन टू 2 ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज मैक्सिमम। क्या कहा है हमें, एक चार्ज Q है, ये एक चार्ज बॉडी है Q, और इसे हमने क्या कर दिया है, 2 चार्जेस में डिवाइड कर दिया है। इसे हमने क्या कर दिया है, 2 चार्जेस में डिवाइड कर दिया है, यानी एक Q चार्ज बॉडी है। तो इस बॉडी पर अगर हम कहें कि चार्ज Q होगा तो दूसरी बॉडी पर चार्ज कितना होगा, Q माइनस Q राइट। सो दैट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज मैक्सिमम। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे r कह लीजिए और हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो लेट्स सी, इसका फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, K Q1 Q है और Q2 क्या है, Q माइनस Q अपॉन r स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये Q की वैल्यू निकालनी है जब फोर्स मैक्सिमम होगा, या यूँ वैल्यू निकालनी है कि फोर्स मैक्सिमम रहे। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, ये K तो कांस्टेंट है राइट, और डिस्टेंस भी कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। हमें पता क्या नहीं है, हमारे लिए वेरिएबल क्या है, ये Q राइट। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इस Q की वैल्यू पे, यानी ये जो फोर्स है ये Q पे डिपेंडेंट है। और हमें ये भी देखना है कि फोर्स मैक्सिमम हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dF/dq कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, dF/dq ये 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, dF/dq 0 होना चाहिए। ये कंडीशन रख कर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो dF/dq निकाल लेते हैं, यह है आपका फोर्स का इक्वेशन। कैलकुलेट कर लेते हैं dF/dq क्या आ जाएगा, dF/dq से dF/dq इक्वल टू क्या होगा, ये K/r² तो एक तरह से कांस्टेंट ही होगा। Q इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q माइनस Q स्क्वायर राइट। और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू Q, या इसे हम यूँ लिख सकते हैं d/dt। ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या है, और ये 0 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, d/dq K/r², Q इंटू Q ये हो जाएगा Q माइनस Q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2Q इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, इक्वेट कर दीजिए 0 से, क्या मिल जाएगा हमें, Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, या इसे ही हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2Q या Q इक्वल टू Q/2। मतलब फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों बॉडी पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाफ हाफ होगा राइट। सो Q/2 ऐसे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स राइट। क्या करना है हमें, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। 2 स्टेप्स होंगे इसके, पहले तो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर चार्ज कितना है टोटल ये कैलकुलेट करना है, और उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। लेट्स सी इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए राइट। कितना है वेट दिया हुआ वाटर का, 100 ग्राम्स राइट। ओके ना, 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना होता है, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16 ग्राम, दैट इज 18 ग्राम वेट होता है 1 मोल ऑफ वाटर राइट। ये मोल क्या है, जैसे किलोग्राम ग्राम में हम क्वांटिटीज़ मेजर करते हैं ना फिजिक्स में, तो वैसे ही केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटीज़, एटम्स, मॉलिक्यूल्स की मेजर करने के लिए, इवन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सो वैसे इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हम यहाँ पे कहेंगे मोल, जनरली केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए ही मोल्स का, मोल कंसेप्ट का या मोल क्या कहेंगे हम, मोल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सुना 100 ग्राम वाटर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, मतलब 100 ग्राम वाटर का मतलब कितने मोल्स ऑफ वाटर है, ये हो जाएगा 5.55 मोल ऑफ वाटर राइट। ओके, अब क्या करना है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है राइट। क्या करना है, चार्ज फाइंड करना है। नेगेटिव चार्ज कितना होगा,
ये फाइंड करना है, सॉरी, इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, राइट, उसके बाद ही तो हम चार्ज फाइंड करेंगे ना। ओके, वैसे इतने मोल्स ऑफ वाटर है 5.55। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने पड़ेंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये कैसे पता चलेगा। तो 1 मोल में कितने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी मैटर या सब्सटेंस के, ये तो फिक्स है, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 अप्रॉक्स, आप 23 कह लीजिए या फिर 224 कुछ है, इंटू 10⁻23, राइट, इंटू अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वाटर के, एक मॉलिक्यूल में देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने हो गए 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एक मॉलिक्यूल के, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5.55, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 55.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 55.5 इंटू 6.022, चलो कितना है ये 334.2210, या इसे हम लिख सकते हैं 334.22 इंटू 10⁻23, ये होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 334.22 इंटू 10⁻23 और चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19, 23 - 19 ये हो गया 10⁻4, राइट, और मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.6 इंटू 334.22, ये हो जाएगा चलिए ये हो जाएगा इतना कूलम, और इसे ही हम लिख सकते हैं 5.34752 इंटू 10⁻6 कूलम, या हम इसे लिख सकते हैं 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.1 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to other sphere? ठीक है, 2 spheres हैं जिन्हें क्या किया गया, फ्रिक्शन दिया गया, रब किया गया अगेंस्ट ईच अदर, और उसके बाद उन्हें 1 सेंटीमीटर सेपरेशन पे 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया गया। लेट्स सी 2 स्फीयर ले लेते हैं हम, ये 1 सेंटीमीटर। अच्छा, पिछला वाला जो हमने प्रॉब्लम देखा था जहाँ 2 चार्ज बॉडीज़ थे, एक पे 60 कूलम चार्ज था और सेकेंड वाले पे -20 कूलम चार्ज था, उन्हें कॉन्टैक्ट में लाया गया और उन्हें क्या किया बाद में सेपरेट कर दिया गया, वो मिडल स्फीयर्स थे, राइट, यानी कंडक्टिंग स्फीयर्स थे। यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये इंसुलेटिंग स्फीयर्स है, राइट, और इन्हें क्या दिया गया है फ्रिक्शन, दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड देन दे आर सेपरेटेड। तो अब यहाँ क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं क्या होता है जब हम 2 बॉडीज रब करते हैं, 2 इंसुलेटर्स जब रब किए जाते हैं तो क्या होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। रिमेंबर ग्लास, रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, राइट, क्या होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कितना पॉजिटिव चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी दोनों पे चार्जेस इक्वल होंगे लेकिन पोलैरिटीज़ अपोजिट होंगी, यानी एक पे नेगेटिव होगा एक पे पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसने क्यू इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके पास भी चार्ज -q ही होगा, राइट। सो ना हम चार्जेस यहाँ आराम से लिख सकते हैं, इसके चार्जेस भले ही हमें मेंशन नहीं किए हैं लेकिन हम इजीली, क्योंकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम इजीली लिख सकते हैं। अगर आपने कूलम्स फर्स्ट वाला लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सॉरी, फर्स्ट वाले स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा q, पॉजिटिव कह लेते हैं हम इसे, और सेकेंड वाले पे हो जाएगा -q, राइट। तो अब ये ऑफकोर्स क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और फोर्स हमें कहा गया है कितना है 0.1 न्यूटन, और सेपरेशन कितना है 1 सेंटीमीटर। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻2 मीटर, क्यों, क्योंकि हमें SI यूनिट में लिखना है, राइट ना। फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। हमें क्या पता नहीं है, यहाँ हमें चार्ज नहीं पता है, भले ही हमने चार्ज सपोज कर लिया है कि कुछ Q यूनिट्स चार्ज हैं, दोनों बॉडी पे सेम चार्ज होगा, लेकिन Q एक्चुअली कितना होगा ये हमें नहीं पता है, राइट। सो फोर्स Q1 Q2 पता नहीं है, ये क्योंकि सेम है Q तो मैं इसे Q स्क्वायर लिख लेती हूँ, Q × Q स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर, इसे इधर ले जाइए, F × R स्क्वायर अपॉन K, क्या हो जाएगा F × R स्क्वायर अपॉन K। अब हमें Q, क्योंकि Q फाइंड करना है, इसे आप लिख सकते हैं F × R स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर रूट के अंदर। चलो अब क्या करना है, आप फटाफट से वैल्यू पुट कर लेनी है। F हो जाएगा 0.1 न्यूटन, R है 1 × 10⁻2
का स्क्वायर, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, फाइन। और है 9 इंटू 10 पावर 9, क्या है 9 इंटू 10 पावर 9। चलिए ये है स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 2। 9 स्क्वायर रूट के बाहर ले जाइए 3 हो जाएगा। अब यहाँ है 10 पावर 9, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 9, राइट। कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 9। इस पॉइंट 1 को आप लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 1, मतलब ये कितना हो गया 10 पावर माइनस 10। जब स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 5, मतलब चार्ज कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। इतना चार्ज है इस बॉडी पे, कितना चार्ज है 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। अब हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अनदर। कैसे करेंगे कैलकुलेट, हमें टोटल चार्ज पता है कि बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, हमें ये भी पता है कि एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, इसे हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, राइट। सो लेट्स सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू कितना है 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, राइट। अब ये 10 पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाइए और ये 1/3 जो है ये आ जाएगा नीचे इंटू 1.6, 10 पावर माइनस 7 इंटू 10 पावर प्लस 19, ये कितना हो जाएगा देखिए 1/4.8 इंटू 10 पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितना चलिए इसे देख लेते हैं। एक्चुअली हमें अभी भी यहाँ कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, वाइस सही। एक के बाद पॉइंट है ऊपर ले जाइए, 10 हो जाएगा, 48 हो जाएगा इंटू 10 पावर 12, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 24, राइट। सो ये कितना हो गया 5/24 इंटू 10 पावर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब डिवाइड कर लीजिए 0.50, 24 2 48, फिर बच गया 2, राइट। 0 ले लीजिए 20 हो जाएंगे, या यहीं रुक जाइए इंटू 10 पावर 12, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 पावर 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ आएगा तो आप लॉग टेबल वगैरह के साथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 particles each having a mass of 5 grams and charge of 1 into 10 power minus 7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle is same. Find the value of this coefficient. क्या क्या कहा गया है, 2 चार्जेस हैं, ये चार्ज बॉडीज़ हैं, इसे एक टेबल पर रखा गया है, ओके। और इनका मास क्या है दोनों बॉडीज़ का 5 ग्राम्स। मतलब हमें गिवन क्या क्या है देख लीजिए, गिवन m1 है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम्स। अगेन वाई आर वी राइटिंग दिस, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, राइट। m2 अगेन इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम्स। चार्ज है 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, अगेन q2 इज सेम 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज अगेन 0.1 मीटर, दैट इज 10 पावर माइनस 1 मीटर, ओके। हाँ, μ1 इक्वल टू मतलब इन दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो सेम बताया गया है। हमें फाइंड क्या करना है अब, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ओके। नाउ कहाँ क्या गया है देखिए, ओके, दे स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल विद सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगेन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी, यानी इक्वल होंगी, राइट। एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कैंसिल कर रही होंगी। तो यहाँ पर फोर्सेस कौन कौन से हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एंड आपका कूलम्स फोर्स, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स एंड कूलम्स फोर्स। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो जो कूलम फोर्स होगा उसे आप एफ सी लिख लीजिए, एफ ई लिख लीजिए, सेम थिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए एफ ई, ये होगा क्या फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। अब यहाँ अगेन एन आ जाता है नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट, राइट। सो ये नॉर्मल फोर्स या एन क्या होगा देखिए एम जी, राइट। ये क्या होगा एम जी। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कोई सरफेस है, इस पर कोई बॉडी रखी गई है, तो ये बॉडी इस पर वेट क्या करेगी, वेट अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी जो कि वेट होगा। ये सरफेस जो है, ये सरफेस भी इस बॉडी पर कुछ फोर्स लगाएगा और वो होगा एम, राइट, वो होगा नॉर्मल फोर्स एम। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एन इज इक्वल टू एम जी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, राइट। या एफ ई लिख लीजिए। अब ये एफ ई है क्या, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर म्यू एम जी, राइट। चलो अब हमें म्यू फाइंड करना है तो हम लिख लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी इज इक्वल टू म्यू। फटाफट से क्या करना है हमें, यहाँ हमारा फिजिक्स खत्म हो गया है, अब हमें करना है मैथमेटिक्स। सो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 क्या है 1 इंटू 10 पावर माइनस 7, अगेन 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा। एम कितना है मास 5 ग्राम्स, दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम्स, और जी है 9.8, ओके। चलिए अब क्या करना है, फटाफट से पहले पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 इज 10 पावर माइनस 5। अब ये 10 पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर प्लस 5। इसे अगर 10 पावर प्लस 5 इंटू 10 पावर 9, ये कितना हो जाएगा 10 पावर प्लस 14,
और ये 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻14, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बच गया है 9/5 इंटू 9.8 इज इक्वल टू न्यू। कर लीजिए कैलकुलेट। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 9/49, राइट। हाँ राइट, 9/49, और ये हो जाएगा 0.18। तो म्यू कितना हो जाएगा 0.1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसे भी हम थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं। ओके, दो टाइप के हार्ड क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना हो और एक जिसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल एबिलिटी स्किल्स जो है वो लगती हैं, राइट। लेट्स सी, इसमें दोनों ही लगेंगे। चलिए, 2 small spheres each having a mass of 20 gram is suspended from a common point by 2 insulating string of length 40 cm each। दो स्फीयर हैं, इसे एक कॉमन पॉइंट से क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। इसे हम कॉमन पॉइंट ओ मान लेते हैं। यहाँ से दो स्फीयर्स सस्पेंड की गई हैं और ये जो L है, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये दोनों का सेम है। L कितना है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर और 4 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ये इसे M1 कह लीजिए, इसे M2 कह लीजिए। द स्फीयर्स आर आइडेंटिकली चार्ज, दोनों पर चार्ज कितना है Q। ओके, स्फीयर्स पे चार्ज कितना है Q, सेम टाइप ऑफ चार्ज है Q। तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब FE कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। ओके, अगेन द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी R कितना है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, चलिए ओके, अब इसे हम थीटा कह लेते हैं। हमें करना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। हर एक दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना है, यानी Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि Q कितना होगा। हमें क्या पता है, मास भी पता है हमें। मास है 20 ग्राम, दैट इज 2 इंटू 10⁻² किलोग्राम। ओके, 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इसे ही हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² किलोग्राम्स। ओके, चलो L लिख लिया, ठीक है। हमने सारा गिवन लिख लिया, हमें क्या फाइंड करना है हमने वो भी लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ क्या क्या फोर्स लगेगा, राइट। सो क्योंकि ये स्ट्रिंग है, टेंशन लगेगा, राइट। अब क्योंकि इसके पास मास है तो यहाँ वेट भी लगेगा। अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है। लेट्स सी, ये जो T है इसे हम क्या कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, यानी इसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। इस डायरेक्शन में आएगा कंपोनेंट T साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट होगा, T साइन थीटा। वाई सो, बिकॉज देखिए इसे ऐसे ट्रायंगल मान लीजिए, अब ये थीटा है, राइट, ये T है, हम साइन थीटा क्या लिखते हैं, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम थिंग, क्या कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में अगर साइन थीटा आता है तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा T कॉस थीटा। ओके, रिजॉल्व हो गई फोर्सेस ना। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमें सारे बैलेंसिंग फोर्स मिल गए हैं। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं T कॉस थीटा इक्वल टू mg, और सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं T साइन थीटा इक्वल टू FE, मतलब कूलम्स फोर्स। ओके, ना हमारे पास इक्वेशंस क्या है, FE इज इक्वल टू T साइन थीटा एंड mg इक्वल टू T कॉस थीटा, एम आई राइट। ओके, अब क्या करते हैं, इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। क्यों डिवाइड कर लेते हैं, हमें कोई भी इक्वेशन को हम जितना छोटा कर सकें, जितना कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकें, हमें उतना कॉम्पैक्ट चाहिए। यहाँ हमें दिख रहा है कि T कैंसिल हो सकता है तो हम कर लेते हैं, राइट। सो FE अपॉन mg इक्वल टू टैन थीटा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, Q कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम FE को भी क्या कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, FE इज इक्वल टू mg टैन थीटा, और इस FE को लिख लेते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mg टैन थीटा। ये हो जाएगा Q1 Q2 सेम है, राइट, इसे हम Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R स्क्वायर mg टैन थीटा अपॉन K Q, ये अंडर रूट में हो जाएगा, राइट। अगर हमें Q फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना। चलिए, अब हमें M पता है, जो जो वैल्यूज़ पता है वो पुट कर लेते हैं। R कितना है, सी R है 4 सेंटीमीटर, राइट। सो 4 इंटू 10⁻² मीटर, पुट कर लीजिए R 4 इंटू 10⁻² मीटर। G 9.8, मास कितना है 5 ग्राम, 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। टैन थीटा अभी पता नहीं है, K कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। टैन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं,
डायग्राम कुछ ऐसी है, राइट। ये मास 1, ये मास 2, यहाँ थीटा, तो थीटा कह लीजिए, ये थीटा है, ओके। चलिए ये मास 1 है, ये मास 2 है, हमें टाइम थीटा कैलकुलेट करना है। इनके बीच का सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ओके। और ये है 40 सेंटीमीटर। टैन थीटा कैलकुलेट करना है, ये है आपका थीटा। टैन थीटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन बेस, राइट। सो टैन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन बेस, अपोजिट इज 2 और बेस। अब बेस के लिए अगेन यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, राइट। अब हमें ये निकालना है, इसे हम कह लेते हैं कुछ ओडी कह लेते हैं, ओके। ये ओडी हमें फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा, 40 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ओडी, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √1600 माइनस 4, राइट। सो इट विल बी ओडी कितना हो जाएगा, 1596, राइट। कितना हो जाएगा, 1596। अब देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, हमें निकालना है 1596 का स्क्वायर रूट। ये किसके क्लोज है, 40 के क्लोज है, यानी इसका आंसर कुछ आना चाहिए 39.9596 इस रेंज में, राइट। 95 के तो ऊपर ही आना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 39.95 के ऊपर। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 40 कह सकते हैं, राइट। 1600 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 40 आएगा। ये 1600 से कितना कम है, ओनली 4 कम है, 1596। आंसर अप्रॉक्सीमेटली 13.9567 कुछ होगा, तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 40 पे। तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/20। अब हम इसे क्यों नहीं हमने मीटर में किया है, ये रेशो है, राइट। तो यहाँ यूनिट मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर का यूनिट और नीचे का डिनोमिनेटर का यूनिट सेम ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये है जो क्वांटिटी 1/थीटा, ये रेशो है, ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, ओके। चलिए तो tan थीटा हम लिख लेते हैं 1/20, ओके। सॉरी, मास है 20 ग्राम्स, मास है 20 ग्राम, हमने 5 ग्राम लिख लिया था, इसे हम क्या कर लेते हैं 20 ग्राम, ओके। इसे हम क्या कर लेते हैं 20 ग्राम्स कर लेते हैं। आई वाज हैविंग डाउट ओवर इट, और डाउट करेक्ट निकला, मास था 5 ग्राम नहीं 20 ग्राम, ओके। ये तो यहीं से कट हो जाएगा 1/20 और 20। अब क्यों आ जाएगा, 4 × 10⁻² का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर निकालिए, सेम थिंग हो जाएगा 4 × 10⁻², राइट। अब नेक्स्ट क्या स्क्वायर रूट के बाहर निकल सकता है, देखिए ये 1 नहीं, ये 20 तो कैंसिल हो गया है, ये 9.8 है, ये 9, ओके। 3 निकल सकता है, 10⁻9 है, ऊपर ले जाइए 10⁻−9 हो जाएगा, और ये 10⁻3 कितना हो गया है 10⁻12, तो ये हो जाएगा 10⁻−12। स्क्वायर रूट के बाहर आया तो 10⁻6। अब स्क्वायर रूट में बच क्या गया, 10⁻−9 का कर लिया है हमने हिसाब, ठीक है। 9 भी आ गया है स्क्वायर रूट के बाहर, ये भी आ गया है स्क्वायर रूट के बाहर, बच गया सिर्फ 9.8, बच गया है सिर्फ 9.8। अब 9.8 का स्क्वायर रूट अब जब निकालेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 3.13 3.14 के नज़दीक आ जाएगा, ओके। सो ये हो गया 4 × 3.13 ले लीजिए अपॉन 3 × 10⁻8 पूरा। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये अराउंड 4 × 1 पॉइंट समथिंग, ये हो जाएगा 4 × 1.04 समथिंग, ओके। तो ये आ जाएगा 4.16, राइट, इंटू 10⁻8 कूलम। अब यहाँ हम एक चीज़ और भी कर सकते थे, ये जो 9 है इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के बजाय स्क्वायर रूट में अगर हम रहने देते हैं 9.8/9, तो देखिए ये आ जाता स्क्वायर रूट के अंदर 1 पॉइंट समथिंग, राइट। 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट क्या आ जाता, 1.08 कुछ होता है, 1.088 कह लीजिए। तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट होता है 1.44, राइट। यानी इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगी, 1.44 से कम होगी और 1 से ज़्यादा होगी। अब क्योंकि ये 1.08 है, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इस वैल्यू को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 भी कह सकते हो, तो ये हो जाता कुछ 4 पॉइंट समथिंग या 4 × 10⁻8। अब क्योंकि एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता है, तो जब राउंड ऑफ करना होता है तो ये चीज़ें आपके काम में आती हैं, और ये इंट्यूशन प्रैक्टिस करते करते अपने आप डेवलप हो जाएगा, नीड नॉट टू वरी। जैसे जैसे अगले लेक्चर्स होते जाएंगे वैसे वैसे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं जिससे आप टाइम बचा सकते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमने क्या मेथडोलॉजी इस्तेमाल की है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, गो स्टेप बाय स्टेप जाइए। फर्स्ट स्टेप क्या है, अब गिवन लिखिए, क्या फाइंड करना है ये लिखिए, क्या क्वांटिटी फाइंड करेंगे। देन यू ट्राई टू लिंक कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं, क्या क्वेश्चन अगर एक ही पार्ट होगा, क्वेश्चन में एक ही चीज़ फाइंड करनी होगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फार्मूला आप फिगर आउट कीजिए कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, और फिर उस हिसाब से आप क्या कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 2 पार्ट होंगे, एक तो फिजिक्स के कंसेप्ट अप्लाई करना, और सेकंड पार्ट होगा मैथमेटिकल स्किल। सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या प्रॉब्लम आपको कंसेप्ट यूज़ करने में आ रही है कि मैथमेटिकल स्किल में आ रही है। यानी एक बार आपने सारे वैल्यूज पुट कर लिए तो उसके बाद आंसर आपका कितना क्विकली आना चाहिए, राइट। तो क्या आपकी इंट्यूशन की कमी यहाँ है या इंट्यूशन की कमी कंसेप्ट अप्लाई करने में है, इस चीज़ को आप जब फिगर आउट कर लेंगे तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। दोनों में है तो फिर दोनों चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, राइट। सो अगर मैथमेटिकल स्किल्स में प्रॉब्लम है तो मैथमेटिकल स्किल्स डेवलप कीजिए, और अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कंसेप्ट के अराउंड भी सोचिए, उस कंसेप्ट को अलग अलग कंडीशन में डाल के सोचिए, तो इजीली क्या हो जाएगा, आपको कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो इसके लिए
क्वेश्चंस जो है आपको डाइवर्स तरीके के क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। हम अपने चैनल पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप्स के और ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस कराए जाएँ। तो ये हो गया 2 चार्ज सिस्टम्स पे क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस या फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, राइट। फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस यानी अगर मल्टीपल चार्जेस सिस्टम है, 2 से ज़्यादा सिस्टम चार्जेस हैं सिस्टम में, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो वो भी देखेंगे और उसके साथ तुरंत प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ईजी से मीडियम से हार्ड लेवल। ओके, अभी के लिए हम यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर।